नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे मजबूत स्तंभ की बात करने वाले हैं जिनकी कलम ने हमेशा आम आदमी, किसान और मजदूर के हक में आवाज उठाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केदारनाथ अग्रवाल की। तो चलिए उनके जीवन और साहित्य के इस अनोखे सफर को करीब से समझते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो दिन में अदालत के कटघरे में एक कामयाब वकील की तरह बहस करता हो और शाम होते ही वही इंसान अपनी कविताओं में समाज के सबसे दबे कुचले शोषित वर्ग की सबसे बुलंद आवाज बन जाए। यही तो थे केदारनाथ अग्रवाल, और सच कहूं तो यही बात उन्हें सबसे खास बनाती है। आज की इस चर्चा में हम अग्रवाल जी की जिंदगी और उनके काम को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले उनका एक परिचय, फिर उनके जीवन और पढ़ाई लिखाई के बारे में जानेंगे, उनकी मार्क्सवादी विचारधारा को समझेंगे, उनकी मशहूर रचनाओं पर नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे कि वो हमारे लिए क्या विरासत छोड़ गए हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं उनके परिचय से और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें प्रगतिवादी स्वर आखिर क्यों कहा जाता है। सीधे शब्दों में कहूं तो केदारनाथ अग्रवाल सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि वे हिंदी साहित्य में एक पूरी की पूरी विचारधारा थे जिसे हम प्रगतिवाद के नाम से जानते हैं। और कमाल की बात यह है कि इसके साथ साथ वो अपने शहर बांदा के एक बहुत ही सफल वकील भी थे। अच्छा, अब थोड़ा पीछे चलते हैं और उनके शुरुआती जीवन और उनकी तालीम को समझते हैं, जिसने असल में उनके मजबूत व्यक्तित्व की नींव रखी। उनकी कहानी शुरू होती है 1911 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के एक छोटे से गांव कमासिन से। इलाहाबाद और कानपुर जैसे बड़े शहरों से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, कानून की डिग्री ली और साल 2000 में वे इस दुनिया से विदा हो गए। उनकी ये जो दोहरी पहचान थी ना, वो बहुत दिलचस्प है। एक तरफ वो कानून के दांव पेच जानने वाले एक मंझे हुए वकील थे, तो दूसरी तरफ वो शब्दों के ऐसे जादूगर थे जिनकी कविताएं सीधे दिल में उतर जाती थीं। और उन्होंने इन दोनों ही भूमिकाओं को बड़ी खूबसूरती से पूरी जिंदगी निभाया। और हाँ, ये जो भी जानकारी हम देख रहे हैं उसका आधार ये स्रोत दस्तावेज है, जिसमें उनके शुरुआती जीवन, उनकी पढ़ाई और उनकी सोच के बारे में तफसील से बताया गया है। देखिए, कविता तो एक तरह से उन्हें विरासत में मिली थी। उनके पिता हनुमान प्रसाद गुप्त खुद ब्रज भाषा के एक बहुत माने हुए कवि थे। तो जाहिर सी बात है, घर का वो जो साहित्यिक माहौल था, उसका केदारनाथ जी के मन पर और उनके लिखने पर बहुत गहरा असर पड़ना ही था। अब बात करते हैं उस विचारधारा की जो उनकी कविताओं की, उनके लेखन की आत्मा थी, और वो थी मार्क्सवादी विचारधारा। देखिए, उनकी कविताओं को समझने के लिए इस एक शब्द प्रगतिवाद को समझना बहुत जरूरी है। ये हिंदी साहित्य का वो दौर था, वो आंदोलन था जो मार्क्सवादी सोच से बहुत ज्यादा प्रभावित था। इसका सीधा सा मतलब था कि साहित्य अब सिर्फ राजा रानी या कल्पना की कहानियां नहीं कहेगा, बल्कि वो समाज की सच्चाई दिखाएगा, खासकर मजदूरों और किसानों के संघर्ष की आवाज बनेगा। और अग्रवाल जी सिर्फ अपनी कविताओं में प्रगतिवादी नहीं थे, वो जमीन पर भी बहुत एक्टिव थे। वे प्रगतिशील लेखक संघ जैसे बड़े संगठनों के सक्रिय सदस्य थे और उस दौर के तमाम बड़े लेखकों के साथ मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। और इसका असर ये हुआ कि उनकी कलम किसी एक इंसान के लिए नहीं, बल्कि पूरे शोषित समाज के लिए बोलने लगी। उनकी कविताओं में आपको खेत में पसीना बहाता किसान मिलेगा, पत्थर तोड़ती मजदूरनी का दर्द मिलेगा। वो साफ साफ उन लोगों के लिए लिख रहे थे, जैसा उन्होंने खुद कहा, जो जीवन की धूल चाटकर बड़ा हुआ है। तो जब हम उनकी विचारधारा को समझ गए हैं, तो अब ये देखना तो बनता है कि इस सोच ने किन किन शानदार रचनाओं को जन्म दिया, जिन्होंने उन्हें साहित्य में अमर कर दिया। वैसे तो हम सब उन्हें एक कवि के तौर पर ही जानते हैं, लेकिन ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि उनका दायरा सिर्फ कविता तक ही नहीं था। उन्होंने उपन्यास, निबंध, यात्रा वृतांत, यहाँ तक कि अनुवाद में भी उतना ही कमाल का काम किया है। उनकी इन तमाम साहित्यिक रचनाओं और अलग अलग विधाओं की जो जानकारी है, वो हमें इस दूसरे स्रोत से मिलती है, जो उनके विशाल साहित्यिक संसार की एक बेहतरीन झलक देता है। अगर उनकी कुछ सबसे मशहूर कविता संग्रहों की बात करें, तो इनमें शामिल हैं युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं और अपूर्वा। हर एक किताब उनकी प्रगतिवादी सोच का एक जीता जागता सबूत है। और फिर आया साल 1986, जो उनकी साहित्यिक यात्रा का एक बहुत बड़ा पड़ाव था।
इसी साल उनके कविता संग्रह अपूर्वा के लिए उन्हें भारत के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मानों में से एक साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। ये उनके काम को मिली एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पहचान थी। जैसा कि हमने पहले भी बात की, वो सिर्फ कवि नहीं थे। उनकी कलम कई और दिशाओं में भी चली। उन्होंने पतिया जैसा उपन्यास लिखा, समय समय पर जैसे निबंध लिखे, और तो और दुनिया के मशहूर कवि पाब्लो नेरुदा की कविताओं का हिंदी में अनुवाद भी किया। तो अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे अहम सवाल पर। केदारनाथ अग्रवाल आज हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? वो अपने पीछे हमारे लिए क्या छोड़कर गए हैं? केदारनाथ अग्रवाल की विरासत सिर्फ कुछ किताबें या कविताएं नहीं हैं। उनकी विरासत एक सोच है, एक शक्तिशाली प्रगतिशील आवाज़ है। वो हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने रोज़मर्रा के काम, अपने पेशे के साथ साथ साहित्य के जरिए समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी पूरी शिद्दत से निभाया जा सकता है। और जाते जाते ये एक ज़रूरी सवाल हमारे सामने खड़ा कर जाता है। आज के इस दौर में जब दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है, तब एक ऐसी आवाज़ जो मिट्टी की बात करे, किसान की बात करे, मजदूर की बात करे, वो आवाज़ हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, इस पर सोचिएगा ज़रूर।